सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। लाइए, कहां तक हो गया इसके अंदर? देखो, लास्ट टर्न पे अपना न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट होके न्यूक्लियर फिजन पर आ गए थे हम। न्यूक्लियर फिजन की भी स्टार्टिंग हो चुकी। अब इसके बाद में अगली बात कर रहा हूं और वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक रेशियो होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ कंजम्पशन न्यूट्रॉन्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो होता है। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लीजिए k इक्वल टू 1 है, यानी जिस रेट से न्यूट्रॉन बन रहे हैं उसी रेट से कंज्यूम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1000 न्यूट्रॉन्स आए तो अपने को मालूम है ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन बनते हैं? 2.5। तो आपके पास नए कितने आएंगे? 2500। अगर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ कंजम्पशन बराबर रखनी है तो आपको इनमें से 1500 हटाने पड़ेंगे। बोलो, आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है भाई? फिर 2500, इनमें से फिर 1500 न्यूट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे। कितने आगे भेजने पड़ेंगे? 1000। अब बताओ, रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन 1000 बनाए, 1000 ही चल रहे भाई। 1000 प्रोड्यूस हुए तो 1000 ने 1000 को हिट किया, 2500 बने जिसमें से 1500 को साइड कर, है कि नहीं? तो यहां पर आपको ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हटाने के लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। ये अरेंजमेंट्स में ही चलती है रिएक्शन, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, और इसमें फिजन रेट चलती है स्टेडी। फिजन स्टेडी रेट से चलता है, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्योंकि जब तक आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को कैसे हटाओगे? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और इस स्टेज को कहते हैं क्रिटिकल स्टेज। ये साइंटिफिक नाम है क्रिटिकल स्टेज। अगर क्रिटिकल स्टेज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ कंजम्पशन बराबर है। ओके। ऑन द अदर हैंड, के ग्रेटर देन 1, यानी प्रोडक्शन रेट कंजम्पशन रेट से भी ज्यादा है। 1000 आ रहे हैं, 2500 बन रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। फिजन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है, रैपिड रेट से बढ़ जाती है। इसमें कोई कंट्रोलिंग है ही नहीं। इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। और इस स्टेज को कहते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेज। क्या?
ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। भाई दो ही तरीके से चलती रिएक्शन, या तो पीसफुल वर्क का मतलब पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनना, K=1, उसके अंदर कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी। अब क्या लगती है वही बताऊंगा मैं आपको। और बम चलाना है, हमें तो ह्यूज अमाउंट एनर्जी बनानी है, तो कंट्रोलिंग की जरूरत है क्या? उसमें तो मास डिस्ट्रक्शन चाहिए। हम तो चाहते ही यही है कि सक्सेसफुल रहे। छोड़ रहे बात को, जिस पर्पस के लिए बॉम्ब फोड़ा गया है वो पर्पस पूरा हो। सही है बात? ठीक है जी, लिखिए, नोट कर लीजिए एज इट इज। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको ये और भी आपस की आवाजें आ रही हैं क्या? ये और बच्चों के बोलने की आवाजें भी आ रही हैं क्या आपकी? नहीं मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों के, या मतलब क्लासरूम वाले बच्चों की आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों की आ रही है क्या? ऑनलाइन। आप लोगों को वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या ऑनलाइन वालों? अच्छा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, अब दूसरों की आवाजें आ रही है क्या? नहीं, अब आ रही है क्या? अब देखिए, अभी आप बताइए, अभी भी आपको आवाज आ रही है क्या? अच्छा। नहीं आ रही ना? आ रही है क्या? आ रही है? नहीं आ रही ना? चलो ठीक है, अब नहीं आ रही, बंद होगी आवाज। हाँ जी, हो गए। अब इसके बाद लिखिए न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल है K=1। दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, एनरिको फर्मी। दुनिया का सबसे पहला रिएक्टर डिजाइन हुआ था, एनरिको फर्मी ने डिजाइन किया था इसको। रिएक्टर में जो पार्ट्स होते हैं, फ्यूल,
हो गया? चालू हो गई? नहीं आ तो रही है इसमें? आगे आवाज आ रही है? साउंड भी आ रहा है? नहीं, और दूसरे बच्चों के बात करने की आ रही है इनकी, ऑनलाइन वालों की? नहीं आ रहा ना? अरे मेरी आवाज तो आएगी, औरों की तो नहीं आ रही ना। हो गया क्या? अच्छा, वीडियोस भी चालू है दूसरों की? मतलब दूसरे बच्चों ने खुद के वो जो चालू हो जाता है ना, वो टेक्निकल एरर हो रही है, वो ठीक कर रहे हैं। चलिए, आवाज तो आ ही रही है ना इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो फ्यूल होता है भाई, इसके पहली चीज तो ये है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल K=1। इसमें जो फ्यूल डालते हैं वो होता है यूरेनियम 235, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं फिजाइल जो होता है वो सेकंड पार्ट है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। देखो, ये 2.5 न्यूट्रॉन निकले तो हैं, पर इनकी एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यूरेनियम 235 केवल स्लो न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। तो अगर अगला फ्यूजन कराना है तो इसकी एनर्जी को रिड्यूस करके लाना पड़ेगा 0.03। मॉडरेटर का काम है टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके लिए एक एग्जांपल बोलूं मैं, सामने की वॉल पर अगर मैं एक बॉल को फेंक दूं तो रिबाउंड होके आ जाएगी, लेकिन अगर मैं वहां कुशंस लगा दूं, तकिए लगा दूं, अब बॉल को फेंकू, आ जाएगी क्या? इसका मतलब कुशन ने बॉल की एनर्जी को छीन लिया। तो यह काम करता है मॉडरेटर। मॉडरेटर की फॉर्म में हम यूज में लेते हैं H2O या D2O या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड। देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। न्यूट्रॉन इस हाइड्रोजन से हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है, और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करेगा तो न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है भाई? इस तरीके से न्यूट्रॉन से कोलाइड होता है और अपनी एनर्जी को लूज करता है। लेकिन हाइड्रोजन कई बार न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है, ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो न्यूट्रॉन का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहां पर पहले से ही हैवी वाटर रख देते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ताकि न्यूट्रॉन इससे टकराए और ड्यूटेरियम इसको कैप्चर ना कर पाए, यानी ट्रीटियम बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। So D2O is preferred over normal water because it does not capture neutrons. Okay. Next part है इसका कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम और बोरोन की होती हैं। कैडमियम और बोरोन बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन, बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ कैडमियम या बोरोन न्यूट्रॉन की बेस्ट एब्जॉर्बर होती हैं। अभी हमने आपसे कहा था ना, स्टेडी रेट बनानी है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे। ये है, ये करता है सारा का सारा काम। देखिए, रिएक्टर एक तरह से पूरे स्विमिंग पूल की तरह होता है। इस तरीके से ये रिएक्टर एक स्विमिंग पूल की तरह होता है, जिसमें पूरा भरा रहता है हैवी वाटर। ये हैवी वाटर से भरा हुआ है। इसके अंदर रखा रहता है फ्यूल, यूरेनियम। अब ट्रिगर कर दिया, न्यूट्रॉन फायर कर दिया, फिजन स्टार्ट हो गया, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। न्यूट्रॉन इसमें से निकलते हैं, हैवी वाटर से कोलाइड होते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं और वापस फिजन करने आ जाते हैं। निकले, फिर वापस फिजन करने आ गए, चल रहा है फिजन, फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं। फिजन फ्रैगमेंट्स भी हैवी वाटर से टकरा के अपनी एनर्जी हैवी वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है जी, चेन रिएक्शन बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। जैसे ही चेन रिएक्शन एक लिमिट को क्रॉस करने लगती है, तो ये कंट्रोल रॉड्स का एक फ्रेम होता है पूरा का पूरा। इस फ्रेम को इंसर्ट कर देते, अब ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते। अगर न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब हो गए तो फिजन रेट स्लो हो जाए। अगर एक लिमिट से नीचे जाने लगती है फिजन रेट, फिर इस फ्रेम को बाहर निकाल, फिर फिजन रेट बढ़ने लगती है।
फिर वापस अंदर डाल दो। इस तरीके से कंट्रोलिंग की जाती है, स्टेडी बनाया जाता है। समझ आ गई बात? अगर ये टाइमली ना जा पाए कंट्रोल रॉड्स, मेन पार्ट यही होता है रिएक्टर का, अगर ये टाइमली ना जा पाए तो ये चेन रिएक्शन इतनी रैपिड हो जाती है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है और एक्सप्लोजन हो जाता है। जैसा कि 1986 में हुआ था चेरनोबिल, यूक्रेन की एक सिटी है चेरनोबिल, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। समझ रहे हो बात को? और अभी रिसेंटली 2 साल पहले हुआ था फुकुशिमा जापान, वहां भी सुनामी आ गई थी, पानी भर गया और ब्लास्ट हो गए रिएक्टर। समझ रहे हो बात? तो यही रिएक्टर बॉम्ब बन जाते हैं अगर ये कंट्रोल रॉड्स टाइमली इसके अंदर ना जा पाए। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए इसके अंदर ऐसे स्पाइरल पाइपलाइंस होती हैं, उसके थ्रू वाटर फ्लो कराते हैं। यहां से वाटर आता है और यहां से गर्म होके ये स्टीम बन जाता है। इस स्टीम को टरबाइंस पे डाल देते हैं और टरबाइन पे डालते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब वाटर जो है इसमें एज ए कूलेंट काम आ रहा है, ये कूलेंट हो गया, कूलेंट के लिए वाटर यूज में लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था फिजन फ्रेगमेंट्स हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इससे बचने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को एक कंक्रीट से ढक देते हैं ताकि रेडिएशन बाहर ना आने पाए। समझ आ गई बात? ये हमारा रिएक्टर है। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करो, जो मैं बताऊं लिख देना। K इक्वल्स टू 1 एनरिको फार्मी, K इक्वल्स टू 1 एनरिको फार्मी, लिख दो। ये वर्किंग प्रिंसिपल है, K इक्वल्स टू 1 एनरिको फार्मी, इन्होंने डिजाइन किया था पहला रिएक्टर, लिख दिया, हो गया। अब लिखो फ्यूल, फ्यूल U-235 और प्लूटोनियम, हो गया। अब मॉडरेटर में लिखना आप, मॉडरेटर इसमें लिखिएगा टू स्लो डाउन, टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स, टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसमें लिखो आगे, न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली, न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन, न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली, न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली, इलास्टिकली with moderator, with moderator and loses its energy, with moderator and loses its energy। ठीक है, अगली लाइन लिखो, D2O is preferred, D2O is preferred, D2O is preferred because D2O is preferred because it does not captures neutron, because it does not captures neutron। ठीक है, तो इनके एग्जांपल लिख लो मॉडरेटर के, वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप लिख लो एज इट इज, कंट्रोल रॉड्स मैंने लिख दिया बोर्ड पे ही, बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन, कूलेंट के लिए वाटर घुमाते हैं इसमें।
हो गया। देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये पुराने जमाने के रिएक्टर्स हैं। इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है, इसलिए अब नए जनरेशन के रिएक्टर्स आने लगे हैं जो कि यूरेनियम 238 को यूज में लेते हैं। किसको? अब आप कहेंगे यूरेनियम 238 तो फिजाइल है ही नहीं। देखो इसकी रिएक्शंस देखिए। यूरेनियम 238 पर फास्ट न्यूट्रॉन की फायरिंग होती है। किसके? फास्ट। ये कैप्चर होके कन्वर्ट हो जाता है 239 में। ये बीटा डी के करके कन्वर्ट होता है नेपच्यूनियम में। ये बीटा डी के कर दिया इसने एंटी न्यूट्रिनो। ये नेपच्यूनियम फिर एक बीटा डी के करता है और कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम। तो बताइए क्या हमने इस रिएक्टर में यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर लिया प्लूटोनियम में? और प्लूटोनियम फिजाइल है, ये फिशनेबल है। तो हमने क्या किया यहां पर? यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर दिया प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम फिजाइल है। इस रिएक्टर की खासियत ये होती है कि इसकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होती है प्लूटोनियम की, जबकि उसकी फिजन रेट कम रहती है। तो इसमें खूब हमारे पास फ्यूल भरा रहता है और इसमें एनरिचमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? इनको कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। इसमें मॉडरेटर नहीं लगाते क्योंकि फास्ट को पकड़ता है यूरेनियम 238। मॉडरेटर नॉट यूज्ड। मॉडरेटर नॉट यूज्ड। ओके लिखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। बताइए इंडिया में कौन लेके आए थे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सबसे पहले रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। सेकंड रिएक्टर जर्लीना। तीसरा था CIR। ये सारे रिसर्च रिएक्टर्स हैं, बाद में बने पावर रिएक्टर्स। चलेगा। अब मैं आपको रिएक्टर पर आने वाले क्वेश्चंस के कुछ कंसेप्ट्स बता रहा हूं। देखिए इधर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमें कैसे जवाब देने वो बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी? ठीक है। अब अपन बात करेंगे रिएक्टर के न्यूमेरिकल्स की कि कैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे और हमें जवाब देने हैं। हाँ जी मिटा दूं मैं इसे। अब सुन लो, इधर सामने बोर्ड पे देखो। रिएक्टर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पावर से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड? पावर। पावर या कैपेसिटी। पावर कैपेसिटी को ही बोला जाएगा यहाँ। अब हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है रेट ऑफ वर्क डन, या अपन यूं भी कह सकते हैं ना एनर्जी अपॉन टाइम। पावर है एनर्जी अपॉन टाइम। लेट अस कंसीडर E एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ वन एटम। मैं यहां ये कंसीडर कर रहा हूं E एनर्जी जो निकल के आ रही है वो एक एटम के फिजन से आ रही है और एक एटम का एनर्जी होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पावर वाट में आएगी, हमें जूल में चाहिए ये एनर्जी। जूल में कन्वर्ट कर लीजिए 3.2 इंटू 10 की पावर -11 जूल। आता है ना कन्वर्जन? उसमें क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। हो गया। लेकिन क्या टाइम T में सिर्फ एक ही एटम फिजन होगा क्या? कुछ तो होंगे ना।
तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम फिजन एंटायर टी। ओके, तो टाइम टी में एन एटम्स आ रहे हैं, टाइम टी में एन एटम्स आ रहे हैं, एक एटम ई एनर्जी देता है, तो टोटल एटम्स कितनी एनर्जी देंगे? एनी। तो आपको है ना सबसे पहले लिखना है एनी बाई टी, बाकी सारे हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इधर सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें तीन तरह के होते हैं, बेसिकली तीन कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो यूनिटरी मेथड से हो जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट वाले तीन ही होते हैं इसमें, और तीनों कंसेप्ट क्या मैं बता रहा हूं मैं आपको। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिजन पर सेकेंड टू ऑपरेट a reactor of 1 watt, to operate a reactor of 1 watt। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिजन रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फिजन रेट। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिजन पर सेकेंड, इसको कहते हैं फिजन रेट। मैंने यहां जानबूझ के एग्जांपल लिया 1 वाट का, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिया मैंने। देखिए इधर फिजन रेट का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियर फिजन पर यूनिट टाइम, यानी इस फार्मूले में n बटा टी पूछा गया है, तो आप पावर को डिवाइड करेंगी एनर्जी रिलीज फ्रॉम वन फिशन। अब पावर है 1 और एनर्जी इन वन एटम 3.2 इंटू 10 की पावर -11। इसको सॉल्व करेंगे 3.125 इंटू 10 की पावर 10 पर सेकेंड। अगर आप ये याद रख लो, 1 वाट के रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए फिशन रेट चाहिए 3.125 इंटू 10 की पावर 10 पर सेकेंड। तो आप कोई भी पावर दे रखी हो सीधे मल्टीप्लाई करो, नहीं समझे? जैसे मान लो मुझसे कहे फिशन रेट टू ऑपरेट 10 किलोवाट, 10 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 4 वाट। 1 वाट की फिशन रेट ये, तो 10 की पावर 4 वाट की 3.125 इंटू 10 की पावर 14%। ये फायदा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि फिजाइल 235 है, फिशनेबल खाली यूरेनियम 235 है, और उसके एक एटम से एनर्जी 200 निकलती है। तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, एनर्जी एक एटम से तो 200 ही आएगी। अगर जानबूझ के क्वेश्चन यू कहे कि नहीं 188 आ रही है, 210 आ रही है, परेशान मत होइए, लगभग यही आएगी। क्यों? क्योंकि साइड में है मेगा, वो सब ठीक कर देता है। छोड़ रहे ना बात को? तो आप चिंता ना करें, जैसे आपसे कह दे कि 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, परेशान मत होइए, यही लगाइए, नियरली सेम आ जाएगा आंसर। समझे ये बात? तो हमने इसमें एक बात का फायदा उठा लिया कि हर एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, तो क्यों ना हम 1 वाट की फिशन रेट याद रख लें, तो जो भी पावर दी है सीधे मल्टीप्लाई कर दे और हमें सीधा फिशन रेट हासिल हो जाए। बोलिए है या नहीं है, बताइए। वाह, हो गया। अगर आपसे कहे पर आवर बताइए, पर आवर 3.125 इंटू 10 की पावर 14, एक आवर में 3600 सेकेंड, ये बन गई पर आवर। एक सेकंड में इतने एटम, तो 3600 सेकंड में इतने एटम, ये पर आवर हो गई। पर डे, मुझसे पूछ लिया पर डे, एक दिन में 86,400, ये लो। पर ईयर 3 इंटू 10 की पावर 7, हो जाएगी ना बात? ये समझ में आएगी नहीं है कंसेप्ट? अब अगले कंसेप्ट में जाऊंगा। तो पहला कंसेप्ट है फिशन रेट का, यानी नंबर ऑफ एटम फिशन पर यूनिट टाइम। अब वो पर यूनिट टाइम पर सेकंड भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, या पर ईयर भी हो सकता है। लिखो
हो गया। चलो, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम फिजन पर यूनिट टाइम पूछे गए। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिजन पर यूनिट टाइम या फिशन रेट हमसे पूछी गई। ठीक है भाई। ये अब अगला कंसेप्ट जो इसमें पूछा जाता है, लिखिए, एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखिए। लिखो, टू ऑपरेट ए रिएक्टर ऑफ to operate a reactor of 5 kilowatt, to operate a reactor of 5 kilowatt, what is the amount of U235 required? What is the amount of U235 required per hour? Required per hour. समझना है क्या है? देखो, आपसे कह रहा है कितना अमाउंट चाहिए इस रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए। समझना बात भाई। फिशन रेट क्या होती है? एन एटम रखे आए टाइम टी में, in every time t required number of atoms are n, that is fission rate. If question says amount required, उसका मतलब ये है कि जो एटम तुम रख के आए हो फिजन के लिए उनका मास क्या है, उनका मास क्या है। मतलब आपको फिशन रेट को मास में बदलना। You have to convert number of nuclei present per unit time into mass. तो इसके लिए सबसे पहले आएगी फिजन रेट और मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूले से बनेगा मास। समझ गए? हाँ जी, बताइए फिजन रेट कितनी आ रही है? 3.125 इंटू 10 की पावर 10, 5 किलोवाट, 5 इंटू 10 की पावर 3। क्या ये पर सेकंड हो गया? लेकिन क्वेश्चन कहता है पर आवर, तो यहीं पर आवर बना दो इसको, इंटू 3600, ये बन गया पर आवर, है कि नहीं? हाँ जी। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 5 1 जा 6, 15 है ना। 36 इंटू ये कितने हो गए बताओ? 5 15, 10 की पावर 15 पर आवर। So if question says what is the amount required, it means question is asking to convert the fission rate into mass by the help of mole concept formula, mass upon molecular weight into Avogadro. All right? Yeah. अब m निकालना है, मास निकालना है, तो n into molecular weight बटे Avogadro नंबर। सही है? नंबर आइटम ले आए अपन, पर आवर है ना। आप यहीं बदल लो इसकी यूनिट पर आवर, पहले कर लो। अब सीधा यूं कहीं मिला के रख दो, आपका आंसर आएगा पर आवर। अब एक बात बताओ मुझे, ये नंबर ऑफ एटम ये लिया है अपन 15.625 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 15। ओके, एवोगाड्रो 6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मास नंबर, तो याद रखना ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो ग्राम में आएगा। ग्राम, ग्राम पर आवर, ग्राम पर आवर। समझ में आएगी बात? तो पहला क्वेश्चन फिजन रेट, क्वेश्चन नंबर 2 अमाउंट रिक्वायर्ड मींस फिशन रेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मास बाय मोल कॉन्सेप्ट। कर लोगे? सॉल्व कर लो इसको। 6 6 36, ओके, कर लो मल्टीप्लाई, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। 15.625 into 2 5 sorry 6 5 30, 6 3 18, 18 and 3 21, 6 2 12 and 13 है ना।
इंटू 10 की पावर कितने हो गए 15, 5 और 3 8, 10 की पावर -8 ग्राम पर आवर। सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा ना, इतने ग्राम हो जाएंगे, ग्राम आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया कि? अरे समझ में आ गया क्या? तो पहला कॉन्सेप्ट फिजन रेट बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर फिजन पर यूनिट टाइम। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अमाउंट रिक्वायर्ड। तो अमाउंट रिक्वायर्ड है फिजन रेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मास बाय मोल कॉन्सेप्ट फार्मूला। कर लोगे क्या? बोलो भाई। अब तीसरा कॉन्सेप्ट लिखो क्वेश्चन की फॉर्मेट में। टू ऑपरेट ए रिएक्टर ऑफ to operate a reactor of 1000 kilowatt, to operate a reactor of 1000 kilowatt, what is the mass decay? What is the mass decay per hour? What is the mass decay per hour of uranium 235? देखो इसको समझना, ये अलग है, ये वो मत समझ लेना कि मास पूछ रहा हूं मैं। इधर देखो, देखो भाई, अमाउंट रिक्वायर्ड जब बोलते हैं ना, अमाउंट, उसका मतलब है रिएक्टर के अंदर आपको कितना अमाउंट रख के आना। ये तो ये आ गया, यानी पहले फिशन रेट आएगी और उससे अमाउंट बन। ये कह रहा है मास डी के, ये क्वेश्चन कहता है मास डी के। अपने को पता है मास डी के मतलब मास लॉस्ट। मास, कितना मास लॉस्ट होता है? 0 पॉइंट, इसका पूरे का केवल 0.1% मास एनर्जी में जाता है, बाकी सारा तो आपको एज ए न्यूक्लियर वेस्ट वापस मिल जाएगा। बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, इनकी फॉर्म में वापस मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो क्वेश्चन जब कहे ना मास डीके, मास लॉस्ट, तो ये यूं पूछना चाह रहा है कि जो तुम अमाउंट रख के आए हो उसका 0.1%, उसका 0.1%। अब ये क्या है देखिए प्रोसीजर, पहले आएगी फिशन रेट, फिर बनेगा मास, फिर उसका 0.1%। लेकिन मास डीके में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? मुझे बताइए ये कौन सा मास है जो एनर्जी में बदल गया, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? ये कौन सा मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बदल गया? सही है बात? अब मुझे बताओ, अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज में लेते हैं जो हमें दिया था आइंस्टीन ने। सही है बात? क्या वो फार्मूला है E इक्वल टू एम से स्क्वायर? क्वेश्चन ये कहता है फाइंड मास डीके, वो मास बताओ जो एनर्जी में बदल गया। लेट अस कंसीडर वो मास है डेल्टा एम, वो मास है। तो ये वो मास है जो एनर्जी में बदल गया। अगर ये एनर्जी में बदल गया तो एनर्जी कितनी बनी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। अरे है या नहीं? अब मुझे बताओ एक बात, तुम एनर्जी का प्रोडक्शन निकाल रहे हो, अब चाहे तुम एन बटे टी लिखो या डेल्टा एम सी स्क्वायर बटे टी लिखो, है तो वही सेम ही पावर आएंगे ना।
तो आप यहां पर इसको टाइम से डिवाइड कर दो सीधे, एनर्जी है ना ये, सीधे टाइम्स कर, पावर बन गई। भाई मैं इसको ऐसे कर रहा हूं क्योंकि मुझे मास डी के पूछा गया, मुझे अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा, मास डी। देखो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, यही तो बेसिक, अभी तो 3 स्टेप में बता रहा हूं क्वेश्चन। एक तो मास है रख के आगे, वो सारा कन्वर्ट हो गया क्या एनर्जी में? नो। एक है मास डी के, जो तुम रख के आए हो उसका 0.1%, या तो तुम 0.1% निकाल लो या फिर इससे डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मुझे चाहिए डेल्टा एम बटा टी, ओके, तो क्या बन जाएगा ये, पावर बटा सी स्क्वायर। तो पावर कितनी है, 10 की पावर 6, सी स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 16। ये आ रहा है बेटा आपके पास किलोग्राम पर सेकंड। अब आप कहेंगे पहले तो ग्राम आ रहा था, अरे उसमें मोल कॉन्सेप्ट का फार्मूला लग रहा था, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट रखा था, इसलिए ग्राम पर सेकंड। ये तो सारी वैल्यू एसआई में रखी है आपने, तो मास किस में आएगा, एसआई में तो आएगा, किलोग्राम है ना। लेकिन क्वेश्चन कहता है पर आवर, 3600 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताइए क्या ये किलोग्राम पर आवर हो गया, 9 4 जा 36, 4 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको है ना ग्राम में बदल लो, क्या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -5। मैं इसको माइक्रोग्राम में बदलना चाहता हूं, क्या 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 40 माइक्रोग्राम पर आवर। ये एक्चुअली आपके नीट में आया था, पुराना क्वेश्चन है, तो उसमें माइक्रोग्राम पर आवर की फॉर्मेट में दिया था आंसर, इसलिए मैंने इसको माइक्रोग्राम में करा, वरना आंसर आ चुका था अपना पहले। हाँ जी, तीनों की डिफरेंस समझ में आया क्या? पहले वाले में नंबर ऑफ एटम फिजन पर यूनिट टाइम, वो तो आप डायरेक्ट लिया। दूसरा अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी फिजन रेट को मास में बदलो। और तीसरा मास डी के, जो तुम मास रख के आए उसका 0.1%, या तो लंबा प्रोसेस करो या फिर शॉर्टकट में निपटा दो। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर केवल तभी लगेगा जब मास एनर्जी में बदल रहा हो, जब मास एनर्जी, ये सारा मास एनर्जी में थोड़ी बदल रहा था, समझ गए ना बात? ये लिखी, ये 3 स्टेप्स में होते हैं ये क्वेश्चन, मतलब 3 अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, अगर कभी एफिशिएंसी से रिलेटेड आ जाए क्वेश्चन, रिएक्टर की एफिशिएंसी दे रखी, तो ईटा बाई 100 पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। और इसमें हमेशा याद रखना अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी स्टेप नंबर 2 का क्वेश्चन, अमाउंट रिक्वायर्ड हमेशा इनपुट को देख के होता है, आउटपुट से मतलब नहीं होता। कैसे होता है? इनपुट। तो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू पावर इनपुट। भाई रिएक्टर पे क्या लिखा हुआ है उसको देख के डालेंगे ना फ्यूल, तो वो आगे कुछ भी होता रहे, आगे वो आउटपुट ना दे इतना। जैसे रिएक्टर की कैपेसिटी है 10 मेगावाट, तो मेरे को फ्यूल 10 मेगावाट के हिसाब से रखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो देता रहेगा आउटपुट, समझे? अगर तुमने आउटपुट के हिसाब से रख दिया फ्यूल तो और कम देगा, एफिशिएंसी कम है ना उसकी। ये
तो याद रखें, अगर एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन है रिएक्टर से रिलेटेड, तो एफिशिएंसी ईटा बाई, जैसे 20% है 20/100 हो जाएगा ना ये। तो पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट, और हमेशा याद रखें अमाउंट रिक्वायर्ड किसके अकॉर्डिंग होता है, पावर इनपुट। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे यूनिटरी मेथड से हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। ओके ठीक है जी। चलो, ये थी बात हमारी न्यूक्लियर फिजन की, और ये न्यूक्लियर फिजन का पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल आवे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आवे, किस पार्ट का क्या वर्किंग है, समझ में आ गया ना बात। तो उनके थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन हो आंसर दे देना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाले, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इसमें 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं। 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से मिला और कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। इस प्रोसीजर में एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ, साथ में न्यूट्रिनो, और साथ में आ गई एनर्जी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और देखिए मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन्स आपस में मिले और उन्होंने हीलियम बना लिया, साथ में न्यूट्रॉन निकल गया, एनर्जी आ गई 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने जो ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये वास्तव में होने वाली रिएक्शंस लिखी है, वरना फ्यूजन तो आपकी मर्जी पड़े जिसका कराते रहो। लिखने में क्या जा रहा है, लिखने में क्या जा रहा है, सुन रहे हो बात को। लेकिन मैंने जो रिएक्शंस लिखी है वास्तव में जो होती हैं वही लिखी है, ठीक है जी। ये बात देखिए, यहां पर 2 न्यूक्लियस आपस में मिले और उन्होंने एक हैवी न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इन रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स का टोटल मास यदि आप निकालोगे तो वो रिएक्टेंट्स के मास से कम आएगा। अब आप कहेंगे अभी तो कह रहे थे कि हल्के मिलते हैं भारी बना लेते हैं, और अब आपने कह दिया कि कम हो जाता है मास। अरे भाई, जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियर कंबाइंस टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, तो मैं इस न्यूक्लियस का एक पार्टिकल जो फ्यूज हो रहे थे ना उनसे कंपेयर कर रहा हूं। जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन के सामने तो हैवी है ना, ये कह रहा हूं। जबकि किसी रिएक्शन में अगर आपको मास देखना होता है वो तो टोटल देखना पड़ता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। जबकि ये जब स्टेटमेंट यूज में लिया जाता है कि लाइट न्यूक्लियाई मिलके हैवी बना रहे हैं, तो उसमें हम इंडिविजुअल कंपैरिजन कर रहे हैं। ये ड्यूटेरियम इस हीलियम के सामने तो हल्का ही है, लेकिन जब रिएक्शन में मास कंपेयर होता है तो टोटल मास कंपेयर होता है। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की निशानी होती है फाइनल मास। यहां हम के टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट से कम रहता है, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहती है। बाइंडिंग एनर्जी का गेन होता है, और बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ही क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिले और उन्होंने एक कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियस बना लिया। इस फिनोमेना को कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन।
पर खाली बोल देने से थोड़ी काम होता है। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स तो तभी आएगा ना जब सेपरेशन फर्मी होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। उससे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स तो 2-3 फेम्टोमीटर पे खत्म हो जाता है। तो बताओ, 2 या 3 फेम्टोमीटर से ऊपर कौन सा फोर्स बैठा हुआ है? कूलम रिपल्शन। कौन बैठा है? तो प्रोटॉन प्रोटॉन जब पास आएंगे तो उनके अंदर कूलम रिपल्शन नहीं होगा क्या? वो क्यों आने देगा नजदीक? वो क्यों आने देगा? वो तो भगा देगा। तो इसका मतलब अगर फ्यूजन कराना है तो प्रोटॉन प्रोटॉन बिल्कुल पास आने चाहिए। अब देखिए, 2 प्रोटॉन पास पास रखे हैं, 2 प्रोटॉन्स आर केप्ट टुगेदर, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहते इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन रखा हुआ है तो दूसरा प्रोटॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी से फेंकना पड़ेगा, तभी तो वो उसके नजदीक जाके रुकेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि 2 प्रोटॉन यदि नजदीक आने हैं तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। सही है बात? अब ये काइनेटिक एनर्जी मैं कहां से दूं? ये काइनेटिक एनर्जी मैं कहां से दूं? तो उसका तरीका है टेम्परेचर, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी दो। अब मैं ये देखना चाहता हूं इतनी एनर्जी देने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इसके लिए मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फार्मूला यूज में लिया, और जब यह फार्मूला यूज में लिया तो रिजल्ट आया 3 × 10⁹ केल्विन। ये तो ह्यूज टेम्परेचर है, 10⁹ केल्विन है। ये तो बहुत जबरदस्त टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर अर्थ पर अवेलेबल नहीं है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक ये अचीवमेंट आया नहीं, क्योंकि इतना टेम्परेचर कैसे बनाए? सुन रहे हो बात? और बना भी लें तो उन फ्यूजिंग न्यूक्लियाई को रखे कहां? तो इसके लिए भी तरीके चल रहे हैं, मशीन्स बनाई जा रही हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड में नाम सुना होगा, टोकामैक। टोकामैक ये सुना? एक मशीन बन रही है टोकामैक, एक मशीन बनाई जा रही है जिसके अंदर इसको रखा जाएगा आयंस को इतने टेम्परेचर पर, फिर इनका फ्यूजन स्टार्ट हो, फिर इनका फ्यूजन स्टार्ट हो। ठीक है जी, कोशिशें जारी हैं, लेकिन सन के ऊपर तो ये चल रही। सन और स्टार्स का जो एनर्जी सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, क्योंकि सन पर ये टेम्परेचर अवेलेबल है। सन पर जो टेम्परेचर चाहिए वो थोड़ा सा कम चाहिए, 10⁻7 केल्विन। क्यों? क्योंकि यहां प्रेशर जबरदस्त है, तो प्रेशर भी हेल्प कर देता है। हाँ जी, तो बताइए इस पूरी सिचुएशन को देखकर क्या मैं ये स्टेटमेंट जारी कर सकता हूं? फॉर फ्यूजन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, because at high temperature the kinetic energy of fusing nuclei is sufficiently large to overcome Coulomb barrier. जो कूलम्ब बैरियर की जो अड़चन है वो पूरी हो जाएगी अगर हम इतना टेम्परेचर दे दें। बोलिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाकर फ्यूजन किया जा रहा है तो इस प्रोसीजर को कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या? तो बताओ सन पे कौन सा फ्यूजन है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है सन पर। कैसे चल रहा है? ये रिएक्शन मैंने सन की लिखी है, तभी तो मैं कह रहा था जो होता है वास्तव में वही लिख रहा हूं मैं। समझ रहे बात? सन के ऊपर प्रोटॉन मिल रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। प्रोटॉन मिल रहे हैं सन पर, 4 प्रोटॉन मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं, 2 पॉजिट्रॉन आते हैं, 2 न्यूट्रिनो आते हैं, और साथ में एनर्जी आती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। सन पर प्रोटॉन मिल रहे हैं, हीलियम बना रहे। अब डायरेक्ट नहीं मिलते प्रोटॉन,
ऐसे स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। 2 प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, फिर 2 प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन हीलियम। ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, समझिए, समझे बात को। प्रोटॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन हीलियम, समझ बात। फिर ये हीलियम से हीलियम सेम ऐसे ही से टकराएगा और स्टेबल हीलियम मतलब He4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात। अब देखो ये 2 प्रोटॉन मिले, 1 पॉजिट्रॉन आ गया ना, ऐसी पैरेलल में रिएक्शन चलेगी प्रोटॉन प्रोटॉन की, तो 1 और पॉजिट्रॉन आएगा ना, और है 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो। अल्टीमेटली इन सारी स्टेप्स की जब एनर्जी ऐड होती है तो ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। कितनी बनती? सन के ऊपर यही चल रहा है, इसको कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्या बोलते हैं? सन पे यही चल रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ओके, ये बात। इसका एक बहुत बड़ी खासियत है इस एनर्जी की, इसमें ना कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता। जैसा आपको पता है न्यूक्लियर फिजन यदि हम करा दें तो जो नए न्यूक्लियस आते हैं वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, वो बीटा डीकेयर होते हैं। मैंने बताया था ना, हवा में फैल गए, इनहेल कर लिया, लंग्स में पहुंच गए, बीटा गामा बीटा गामा। पानी पी लिया, स्टमक में पहुंच गए, बीटा गामा बीटा गामा। है या नहीं है? तो बॉडी को डैमेज करते हैं, छोड़ रहे ना बात। तो सिमिलरली यहां पर कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं है, वो हीलियम कोई रेडियो एक्टिव थोड़ी है, वो तो नॉर्मल हीलियम। तो सन पे पता है क्या हो रहा है? प्रोटॉन मिल रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ये हीलियम फर्दर फ्यूज नहीं हो रहे, क्योंकि 2 प्रोटॉन को मिलाने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। वहां तो 2 प्रोटॉन है, 4 हो गए, कितना रिपल्शन होगा। तो इसलिए सन पर प्रोटॉन बर्न्ट होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सन पर प्रोटॉन बर्न्ट होके हीलियम में, इसमें कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता। और सबसे बड़ी बात, फ्यूजन में एनर्जी फिजन के मुकाबले ज्यादा आती है, 7 टाइम्स ज्यादा आती है। अब आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे उसमें तो 200 आ रही थी, यहां तो 26 ही है। वहां तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहां तो 26 है, तो ज्यादा कैसे बता रहे हैं? देखिए ऐसे नहीं होता कंपैरिजन, कंपैरिजन रिएक्शन से नहीं होता, पर न्यूक्लियॉन रिलीज एनर्जी से होता है। यानी न्यूक्लियॉन्स ने कितना पार्टिसिपेशन की। जैसा देखो फॉर एग्जांपल, पर न्यूक्लियॉन रिलीज एनर्जी, पहले मैं बात कर रहा हूं फिजन की, फिजन नो डाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली, लेकिन पार्टिसिपेशन कितनों ने किया? तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है 0.85। फ्यूजन नो डाउट 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई, पर पार्टिसिपेशन तो 4 का ही है, 6.67 मेगा इलेक्ट्रॉन। बताओ लगभग 7 गुना नहीं होगी। और इसमें कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता, और हमारे पास फ्यूल भी खूब है। ये जितने भी ओशंस हैं, ओशंस, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये जितने भी ओशंस है ये सब प्रोटॉन के सोर्स हैं, प्रोटॉन है ये, प्रोटॉन। तो फ्यूल की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ टेम्परेचर कि इतना टेम्परेचर कहां से लाएं। एक बार फ्यूजन आ गया कंट्रोल में तो एनर्जी सरप्लस हो जाएगी, सुन रहे बात, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पे सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी हो जाएगी, सुनो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज है हार्मफुल रेडिएशन नहीं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? देखिए अगर कोई नई चीज आएगी तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचा जाता है। इस पर बेस्ड एक बॉम्ब बनाया जा रहा है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या? हाइड्रोजन बॉम्ब का बेसिक प्रिंसिपल यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें पहले फिशन होगा, उससे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है जी, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करें। फ्यूजन हेडिंग डाल दिया आपने, लिखो
2 or more than 2 light nuclei. Two or more than 2 light nuclei combines. Two or more than 2 light nuclei combines to form comparatively heavy nucleus. To form comparatively heavy nucleus. ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिखो, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। ये दोनों रिएक्शंस लिख लें आप। ये मास फाइनल लेस होता है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ये भी लिख लेना। लिख दे रिएक्शन। अब लिखो, जैसा मैं कहूं वैसे लिखो आगे। फ्यूजन टेक्स प्लेस। Fusion takes place at high temperature. Fusion takes place at high temperature and high pressure. High temperature and high pressure. Because at high temperature, kinetic energy of fusing nuclei is sufficiently large to overcome Coulomb barrier. To overcome Coulomb barrier. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। टेम्परेचर कितना है? 3 × 10 की पावर 9 केल्विन। लिख देना उसी में आगे, यही लिख देना बस, इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए था। लिख दिए, ये रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो। If fusion takes place by raising temperature, then it is called thermonuclear fusion. Next लिखो, energy source of sun and star. Energy source of sun and star, nuclear fusion. Sun and star, nuclear fusion. ठीक है, ये सन की प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल लिख लेना। ये सन की प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, ये होता है सन पे, इस तरीके से फ्यूजन चलता है।
लिख दी रिएक्शन, और ये पर न्यूक्लियन रिलीज्ड एनर्जी भी लिख देना। ये आपके एनसीईआरटी का ही है, एम्स में पूछा जा चुका है। पर न्यूक्लियन रिलीज्ड एनर्जी, पर न्यूक्लियन रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, ठीक है। देखिए सन के ऊपर फ्यूल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भाई सन पे आ थोड़ी रहे, प्रोटॉन जो है वो कम हो रहे हैं। तो एक दिन सन का सारा फ्यूल हीलियम में बर्न्ट हो जाएगा। जैसे फ्यूल खत्म होगा, सन पर फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो जाएंगी, और सन पर अगर फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो गई तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सन अपनी खुद की ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाएगा और एक रेड कलर का ग्लो देगा। तो इसको बोलेंगे रेड जाइंट। क्या बोलेंगे इसको? रेड। तो नीचे लिख दो, आफ्टर डेथ ऑफ सन, आफ्टर डेथ ऑफ सन, after death of sun it will become red giant. It will become red giant. Okay, it will become red giant. एक लास्ट पॉइंट और लिख दो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, लिख दिया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन लिख दो। लिखिए, लिख दिया। अब लिखो, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम प्रोटॉन्स। प्रोटॉन नहीं, ड्यूट्रॉन। 2 किलोग्राम ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन बोल रहा हूं मैं, प्रोटॉन नहीं बोल रहा। फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ड्यूट्रॉन। कैसे करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स निकाल लो, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो। मास कितना है? 2 किलोग्राम, इसको ग्राम में बदल लो ताकि मॉलिक्यूलर वेट में सीधा मास नंबर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है ना? 2000 ग्राम बटे मास नंबर 2, एवोगैड्रो 6 × 10⁻23। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स इन 2 किलोग्राम। क्या एक ड्यूट्रॉन दे रहा है एनर्जी? कितनी दे रहे हैं? 2। 2 ड्यूट्रॉन्स are providing this energy 3.2, and over here we have found number of neutrons, so we have to find number of pairs. बताओ नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे इसमें? क्या 2 से डिवाइड कर दूं? बोलो भाई। दीज आर द नंबर ऑफ पेयर्स। ये 2 से डिवाइड करते नंबर ऑफ पेयर बन गया। नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? 3 × 10⁻26। अब बताओ, 1 पेयर प्रोवाइड्स एनर्जी 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So 3 × 10⁻26 pairs will provide
3.2 into 3 into 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 9.6 into 10 की पावर 29. ऑलराइट, नहीं मेगा 32 है ना, और 9.2 को 9.6 को लगभग 10 ही मान लो, तो 10 की पावर 30. ये लीजिए, ये अपना न्यूक्लियर फ्यूजन का पार्ट भी कंप्लीट. न्यूक्लियर फ्यूजन भी कंप्लीट हो गया. देखो कितने फिनोमेना हो चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फिजन, फ्यूजन. एक पांचवा है इसके अंदर पेयर प्रोडक्शन. क्या? पेयर प्रोडक्शन. ठीक है जी. अच्छा, इसमें ऐसा करो, अब आप है ना सारे क्वेश्चन कर लेना, इसको सारे क्वेश्चन कर डालना. ओके, कल डाउट लिया ना, कल है ना आप ये सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन के डाउट्स ले आना, रेस और क्रॉप भी कर लाना, अपनी ईमानदारी से कर लाना. संडे को टेस्ट में आएगा आपका ये पूरा मॉडर्न. छोड़ रहे ना बात, आराम से. इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, आपने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन तो कंप्लीट कर ही लिया पूरा ऐसे ही, तो इसको भी कर लाना, कल डिस्कस कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा कल. ठीक है ना. उसके बाद जो है कल अपनी लास्ट क्लास है, इसका खत्म हो जाएगा ये. ठीक है ना. ये भाई उसके बाद मेरे को दोबारा दूसरे फेस में जाना है, छोड़ रहे बात को, तो इसलिए कल विदाई हो जाएगी आपसे. समझ आ रही ना बात ये. ठीक है जी. तो आप कर लाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लाना इसके. अभी पता नहीं है मेरे को, लेकिन ये है कि भाई आप लोग जो है कल कर लाना इसके सारे क्वेश्चंस, तो कल जो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय ऑनलाइन वालों. हाँ, रुखसती का वक्त है.